चलो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी हमें पता ही है, अगर दो नंबर्स, दो इंटीजर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही मिलेगा, तो ये मल्टीप्लाई में भी वर्क कर जाएगी। ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद अगर हम देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में लगती है। अब क्योंकि हमने एडिशन में से बहुत अच्छे समझ लिया है तो अब आपको मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो फटाफट सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ही देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये सिखाती है कि अगर दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और जो भी आंसर आ रहा है, फिर उसके बाद आप उन दोनों नंबर की प्लेस को चेंज कर देते हो, तब भी आपके पास आंसर सेम ही होगा। जैसे 3 × 5, तो 3 × 5 = 15 होता है। अब अगर आपने इन दोनों की प्लेस को चेंज कर लिया, 5 × 3, स्टिल यू विल गेट द आंसर 15, राइट। अब क्योंकि हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो देखो, अगर आपके पास कुछ अलग अलग साइन के भी नंबर्स होते हैं तब भी प्रॉपर्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। एक बार देख लेते हैं किसी अलग साइन के साथ भी। जैसे मैंने किया -12 × 5, तो अब अगेन हमें पता है कि हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है। 12 5 हम करेंगे तो इट विल बी 60। देन साइन की बात करें तो क्योंकि एक ही माइनस दिख रहा है तो वो माइनस हमारे साइन, हमारे आंसर में आ जाएगा। ठीक है, -60। अब अगर इनकी पोजीशन को चेंज भी करता हूं तब भी मेरे पास आंसर क्या होगा, -60 ही होगा। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसा कि एडिशन में भी थी, पर ये यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है ये आप सिर्फ एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो। तो जल्दी से एक एग्जाम्पल देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में एक एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाता हूं मैं। 5 × 4 × 3। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो पहले कोई से भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर उसके बाद जो बचा हुआ नंबर रहेगा उसे एंड में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट द सेम आंसर। जैसे 5 4 मैंने किया तो 5 4 क्या हो जाएगा, 20। मल्टीप्लाई में 3 है, अब 20 × 3 करना है तो इट विल बी 16। ठीक है। अब अगर मान लो इसको मैं ऐसे करता, 4 3 = 12, बाद वाले नंबर को पहले कर लिया तो 5 यहाँ और 4 3 इधर 12 आ गया। फिर 5 × 12 या फिर 12 × 5। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि 5 × 12 या फिर 12 × 5, क्योंकि मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या सिखाती है हमें कि आप मल्टीप्लाई में नंबर्स की प्लेस को चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मुझे 5 12 नहीं आ रहा है तो 12 5 कर लेते हैं, 12 5 भी 60 ही रहेगा। ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, ये हमको क्यों सिखाई जा रही है, तो देखो बेटा, कोई भी प्रॉपर्टी अगर हमको कोई सिखा रहा है ना तो उसके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं, या तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा या फिर हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है। और दोनों में से अगर कुछ भी हमारे क्वेश्चन में हो पा रहा है तो स्टिल इट्स अ विन विन सिचुएशन, है ना। अगर आंसर जल्दी आ जाता है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छा है ही सही अभी के लिए भी और आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। और अगर मान लो आंसर जल्दी नहीं आ रहा है और सिर्फ कैलकुलेशन इजी हो रही है तब भी ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन इजी रहेगी तो भी हम उसे स्पीडली कर पाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर 23 नहीं हो रहा है, 5 12 हो पा रहा है, तो इस प्रकार से हम इन चीजों को कर सकते हैं। पर अभी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक नॉर्मल सी ही प्रॉपर्टी लग रही है ना। तो अब इसके लिए एक चीज करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको ट्राई करो, ठीक है, पर आंसर आपको जितनी हो सके उतनी जल्दी बताना है। 876 × 25 × 4, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं एक सेकंड में? लेट्स ट्राई दिस। किसी को आंसर मिला एक सेकंड में? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जरूर इसे 876 में 25 का मल्टीप्लाई किया होगा पहले, फिर उसके बाद जो भी आंसर आया उसमें आपने 4 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है। पर इसलिए हमें प्रॉपर्टीज नहीं सिखाई जाती है। प्रॉपर्टीज हमें क्यों सिखाई गई थी, ताकि हमारा आंसर या तो जल्दी आ जाए या फिर हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है। अब अगर आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ चीजें सिखाई थी, है ना, वो 3 चीजें अगर आपको याद है तो फिर यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता।
सबसे पहली चीज, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो हम किसी भी नंबर को कहीं से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं ऐसा कर लूं कि मैं 25 फोरजा कर लूं पहले, क्योंकि मुझे पता है कि 25 फोरजा क्या होता है, 100 होता है। तो अब 876 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 87600। ठीक है। अब ये तो मैंने आपको सॉल्व करा इसलिए मुझे 2-3 सेकंड्स लग गए, वरना अगर मैं माइंड में ही करता तो मेरे दिमाग में आ जाता कि 25 फोर सा 100 और सिर्फ मुझे 876 में 2 जीरो और लगाने हैं। देखा कितना इजीली प्रॉपर्टीज के थ्रू वर्क किया जा सकता है, अगर प्रॉपर्टीज को सही ढंग से इस्तेमाल करना आता हो तब। ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं डी। सी ए तो कवर हो गया। अब डी पर आते हैं। डी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये अगर आपको अभी आ गई है आपकी क्लास में तो आप मान के चलो कि आपको कम से कम अब ये 12th तक तो पीछा नहीं छोड़ने वाली है, आपको ये किसी न किसी रूप में आ ही जाएगी, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट टेकिंग मैथ। ठीक है। तो मान लेते हैं कि 10th तक तो आपको काम में आने ही वाली है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का आपको बहुत ज्यादा यूज रहेगा। ठीक है। तो अब बेसिक से समझ लेते हैं सबसे पहले कि प्रॉपर्टी क्या है, फिर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है। अब देखो, बाय नेम इट इज क्लियर कि डिस्ट्रीब्यूटिव है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मीनिंग होता है कि किसी भी चीज को बांटना, एग्जैक्टली exactly, है ना। तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ऑलमोस्ट यही मीनिंग है कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर रहेगा तो आप पता है क्या करोगे, आप उसे ब्रैकेट के अंदर के सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है। मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं, उसे एक बार देख लेते हैं। ए मल्टीप्लाई b plus c is equals to a multiply b plus a multiply c। ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, b plus c है, और उसके बाहर लिखा हुआ है a। तो ये दोनों में ही मल्टीप्लाई होगा और तभी आपको प्रॉपर आपका आंसर मिलेगा। ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि ये चीज आई कहां से और क्या इसकी एक्चुअल में जरूरत है या फिर नहीं है। तो ये तो हमें एक एग्जाम्पल को देखकर ही समझ में आएगा। तो फटाफट से एक एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2। ठीक है। अब पहले मैं नॉर्मली इसको, जो मेरी बेसिक सी मेथड होती है जो मैंने कैलकुलेशन के लिए सीखी थी, मैं उससे सॉल्व करता हूं। ठीक है। अब वो बेसिक सी मेथड क्या है, यस, दैट इज बॉड मास रूल। बॉड मास रूल एक बेसिक सी मेथड है हमें ये बताने के लिए कि हमें अगर बहुत सारे ऑपरेशंस दिखे तो शुरुआत कहां से करें, पहले किसे सॉल्व करें, राइट। तो यहां पर पहले 5 प्लस 2 कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 7। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया मेरा, तो अब मैं आगे चलता हूँ मल्टीप्लाई में, तो 7 7 जा 49, ये मेरा आंसर हो गया, राइट। अब इसी सेम क्वेश्चन को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करता हूं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मैं कैसे करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 है तो पहले 7 का 5 में मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर 7 का 2 में मल्टीप्लाई होगा। अब 7 5 जा 35 प्लस यहाँ पर 7 2 जा 14। नाउ व्हाट इज 35 प्लस 14, तो 35 प्लस 14 अलग हो, हमारा क्या हो जाएगा, फिर से 49 ही हो जाएगा। तो यानी आंसर तो सेम ही आ रहा है, पर आपने नोटिस किया होगा कि पहले और आंसर इजी आ गया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से तो और हमको ज्यादा टाइम लग गया। तो क्या मतलब ये प्रॉपर्टी काम की नहीं है क्या फिर, तो नो, ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है, कि ये प्रॉपर्टी रिवर्स में भी लग जाती है, और वही सबसे ज्यादा यूज होता है। हमने ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर था तो उसे अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा टर्म्स है जिनमें आपको कोई चीज एक जैसी लग रही है, कोई चीज कॉमन लग रही है, तो आप उसको कॉमन बाहर निकाल सकते हो। ठीक है। अब आज आपने ये वर्ड सुन लिया ना, कॉमन निकालना, अब ये आपको हमेशा सुनने को मिलेगा जब जब आप मैथ्स के टच में रहेंगे। ठीक है। तो ये इस एक ऐसी स्किल है जिसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ऐसी ही पिछली स्किल थी कट करना।
आपको नंबर्स को कट करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आई होप कि अब आपको कट करना बहुत अच्छे से आता ही होगा, क्योंकि अब आप 7th क्लास में आ चुके हैं। और अगर नहीं भी आता है तो लेट इन्फॉर्म मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू कट नंबर्स, राइट। अब इससे छोड़ते हैं, एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे। तो अब जैसे कि इस एग्जाम्पल से हमने ये तो जान लिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें अभी फिलहाल काम की नहीं लग रही है, पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं और फिर आप डिसाइड करना खुद कि ये प्रॉपर्टी काम की है भी या नहीं है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है 48 मल्टीप्लाई 12 प्लस 48 मल्टीप्लाई 88, ठीक है। अब अगर मैं इसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं कैसे करूंगा, 48 में 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस और फिर यहाँ पे 48 में 88 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों ही मल्टीप्लीकेशन से जो आंसर आया है लास्ट में उनको ऐड कर लूंगा, ठीक है। पर अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मैंने क्या सीखा था कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो मैं उस नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और इसका रिवर्स भी ट्रू है, अगर मेरे पास कुछ ऐसे नंबर्स है जिनमें कुछ एक जैसा है, कुछ कॉमन है, तो मैं उसे भी बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका रिवर्स फॉर्म यूज करेंगे। इन दोनों टर्म्स में आपको क्या एक जैसा लग रहा है, 48 और 48, तो हम 48 को कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 48 को बाहर ले लिया। अब देखो यहां से 48 को मैंने बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचा अंदर, सिर्फ 12, फिर प्लस यहां से 48 को मैंने बाहर लिया तो क्या बचा, 88। तो 12 प्लस 88, ऑब्वियस सी बात है कि मुझे पहले ब्रैकेट को ही करना है, और 12 प्लस 88 कितना हो जाएगा, 100। अब उसके बाद 48 मल्टीप्लाई 100 करना है, तो दिस विल बी 4800। देखा कितनी इजीली मेरा आंसर आ गया। तो अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे पता है, जिसमें कि ना आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो आप उसको इस प्रकार से मत जज करना कि हम हमारा आंसर जल्दी नहीं आ रहा है। आप इसको हमेशा ऐसे देखना कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो रही है, ठीक है। और मैंने जो आपको 3 चीजें स्टार्टिंग में बताई थी ना, उनको हमेशा याद रखना। और मैंने जो आपको 3 चीजें इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, आप उन्हें भी बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 25 4 ज़ा 100 और 125 8 ज़ा 1000। इन 3 चीजों का आप हमेशा याद रखना, पता है बेटा, ये आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। और सबसे ज्यादा ऐसे ही क्वेश्चन में, मल्टीप्लीकेशन हो गया, एडिशन हो गया ना, आप खुद जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको खुद दिख जाएगा ये, ठीक है। मैं भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, तो डू ट्राई देम एज वेल, ठीक है। अब ये हो गई मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद एक और चीज आती है जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। जब आप आपकी बुक में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप आपकी बुक में भी चेक करेंगे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे हमने एडिटिव इनवर्स सीखा था, वैसे ही सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी दी हुई है। तो अब मैं इन दोनों को ही जैसे हमने एडिशन में लिखा था ना, वैसे ही आपको साथ में लिख के समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास दो और प्रॉपर्टीज है, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ एडिशन का। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने ये सीखा था कि किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर रहे हैं तो हमें अगेन वो नंबर ही मिल जाता है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी नंबर में आप अगर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको वो नंबर वापस मिल जाता है। जैसे कि 7 मल्टीप्लाई 1 विल बी 7 ऑब्वियसली, -343 मल्टीप्लाई 1 विल बी -343, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो कितनी बेसिक सी चीज है, मतलब ये तो हम बचपन से सीखते आए हैं, तो अब 7th क्लास में क्यों पढ़ाई जा रही है।
तो देखो बेटा, आपको पता है कि आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, है ना? तो इनके बेसिस पर जब ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं ना, तो वो आपसे कभी भी यूं नहीं पूछेंगे कि हाँ ये नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करा 1 से तो क्या आंसर आ रहा है। वो आपको पता है कैसा क्वेश्चन देंगे एग्जाम में? 25 मल्टीप्लाई वॉट शुड बी इक्वल टू -25। 25 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर -25 आ जाए, ठीक है? तो अब ऐसे टाइम पे आपको ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर आपको आती होगी तो आपको पता होगा कि 25 और यहाँ पर भी 25 आ रहा है, तो यानी 1 तो है, ठीक है? तो हमने 1 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर प्लस था पर यहाँ आके माइनस बन गया। अब माइनस कब बनता है? जब हमारे पास दो में से कोई एक नंबर माइनस का हो, तो इसलिए -1। तो -1 आपका आंसर हो गया, राइट? तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव का क्या आंसर होगा। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो क्लियर है आपको। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली उस नंबर का रेसिप्रोकल है, मतलब बस उसका उल्टा, ठीक है? जैसे 7 है, तो 7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/7। आपको पता है ये फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। तो जैसे मान लो कोई नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हो तो वो क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर। तो 7 को हमने फिर 1/7 कैसे लिख पाए? क्योंकि देखो, ये भी चीज हमें बहुत अच्छे से पता है, 6th ग्रेड में हमने सीखा था कि अगर कोई नंबर है, अगर उसका डिनोमिनेटर नहीं है तो फिर उसका क्या होगा? 1 होगा। तो ये जरूर ऐसे ही रहा होगा, 7/1। तो इसलिए हमने जब इसका रेसिप्रोकल लिखा तो हमने क्या लिखा? 1/7। अब देख लेते हैं जैसे 38/42, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 42/38, राइट? तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप किसी भी नंबर का फाइंड आउट कर सकते हो। कोई आपसे इनके डेफिनेशंस नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है? अब अगर आपको इतना क्लियर होगा, अगर आपको इतना क्लियर हो गया होगा, तो आपको ये समझ में आ गया है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है? अब बात करते हैं डिवीजन की। ठीक है, अब बात करते हैं डिवीजन की। तो अगेन सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्लोजर प्रॉपर्टी ही होगी। तो ये हमें ये सिखा रही है कि अगर दो इंटीजर्स या दो नंबर्स को आप डिवाइड कर रहे हो, तो अगेन कोई भी नंबर जो आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा, ठीक है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सब में वर्क कर जाती है। अब उसके बाद बात करते हैं कम्यूटेटिव की। तो कम्यूटेटिव नहीं वर्क कर पाएगा, जैसे सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं कर पाया, सिमिलरली वो डिवीजन में भी वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है? आपने दो नंबर की पोजीशन को अगर चेंज करा है डिवाइड में, तो फिर आपको हमेशा अलग अलग आंसर ही मिलेंगे। और अब क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लग पाई, तो ऑब्वियसली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं लग पाएगी, ठीक है? और इस केस में पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी नहीं लग पाएगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में लगती है, ठीक है? इसमें थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी योगदान रहता है। ये जब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आपको पता पड़ेगा, ठीक है? तो अभी के लिए इतना जान लेते हैं कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी का वर्क तो है। अब इसके अलावा हमने ध्यान दिया होगा कि सब्ट्रैक्शन में तो हमें ऐसे कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, पर जब आप डिवीजन के लिए चेक करोगे ना, तो आपको डिवीजन में यहाँ पे दो और बहुत छोटी सी और सिंपल सी प्रॉपर्टी बताई गई है, ठीक है? और वो प्रॉपर्टी क्या है? और वो प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपको अगेन वो नंबर खुद ही मिल जाता है, ठीक है? और अब इसमें साइन के कैसे चेंजेस होते हैं, ये हमने मल्टीप्लिकेशन वाले एग्जाम्पल से जान ही लिया था। तो ये सारी ही चीजें ना बेटा, एक तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, दूसरा जब आप मेन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हो, तब भी ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है? अब मैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए तो उतना नहीं बैठ कर पाऊंगा, पर हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज अच्छे से याद हो गई, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले आपके कैलकुलेशंस में, ठीक है? ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस शेयर कर दूंगा लास्ट स्क्रीन में, तो आप जरूर उनको ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कि आपको प्रॉपर्टीज को सही से इस्तेमाल करना आया या नहीं आया, ठीक है? और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I will make a separate video on the implementation of these properties. All right, so that's all for today.